इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में ध्वज, पताका एवं प्रतीकों के महत्व पर चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले हमें यह जानना होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। यदि हम आज की बात करें तो ध्वज एवं पताका एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों में ऐसा नहीं है और इन दोनों शब्दों में एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में पताका उन झंडों को कहा गया है जो साज सज्जा के लिए प्रयोग किए जाते थे। वहीं ध्वज का अर्थ अधिक व्यापक है। ध्वज में स्तंभ एवं झंडा दोनों आते थे और जो झंडे जिन पर चिन्ह लगे होते थे उन्हें ध्वज पताका कहते थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पताका की तुलना में ध्वज का अर्थ अधिक व्यापक था। यदि हम ध्वज की बात करें तो हम देखते हैं कि समय के साथ इसके अर्थ में विकास आता गया। प्रारंभिक काल में ध्वज झंडे एवं स्तंभ को नहीं कहते थे, ध्वज कहते थे किसी प्रतीक चिन्ह को, और यह प्रतीक चिन्ह किसी ठोस चीज से बनते थे और इनमें जीव या किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु की मूर्ति होती थी। यह प्रतीक चिन्ह किसी विशेष समुदाय एवं क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखते थे और सेनाएं इन प्रतीक चिन्हों को अपने साथ लेकर चलती थीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक कथा आई है जिसमें देवता असुरों से हार रहे होते हैं, तो वह सहायता के लिए भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण उन्हें एक ध्वज प्रदान करते हैं और वह इस ध्वज के बल पे अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। जब हम इस ध्वज का विवरण इस पुराण में पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी झंडे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रतीक चिन्ह की। वैदिक ग्रंथों में भी एक विवरण आया है जहां हमें बताया जाता है कि पुरोहितों ने ध्वज को स्तंभ के समान खड़ा कर दिया। इस प्रकार के विवरण से हम देख सकते हैं कि यहाँ ध्वज का अर्थ झंडा नहीं अपितु प्रतीक चिन्ह है। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ध्वजों का अधिक विवरण है, परंतु आश्चर्य की बात इन विवरणों में यह है कि किसी एक राज्य का एक ध्वज नहीं होता था। उदाहरण के लिए यदि हम कौरवों की बात करें तो ऐसा नहीं था कि कौरवों का मात्र एक ध्वज हो, हर योद्धा का ध्वज भिन्न भिन्न होता था। उदाहरण के लिए यदि हम दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन के ध्वज में सर्प अंकित था, भीष्म के ध्वज पर ताड़ का वृक्ष था, वहीं द्रोणाचार्य के ध्वज पर अग्निहोत्र के स्थान का चित्र बना हुआ था जो मृगछाल से ढका था एवं उसके ऊपर जल से भरा एक पात्र रखा हुआ था। इसी प्रकार से पांडवों की ओर से अर्जुन के ध्वज पर स्वयं हनुमान बने थे, वहीं घटोत्कच के ध्वज पर गिद्ध बना था और भीम के ध्वज पर सिंह। महाजनपद काल की यदि हम बात करें तो हमें ध्वजों से संबंधित विवरण पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलते हैं। पाणिनि हमें बताते हैं कि इस समय के संघों के भिन्न भिन्न लक्षण एवं अंक थे। अब यह अंक एवं लक्षण क्या है इसके लिए हमारे पास अधिक साक्ष्य नहीं है, इसी कारण से हम इन दो शब्दों की विवेचना नहीं कर सकते। संभवतः यह दो शब्द प्रतीक एवं चिन्ह दर्शाते होंगे विभिन्न संघों का। प्राचीन भारतीय ध्वजों से संबंधित सूचना हमें पश्चिमी स्रोतों में भी पढ़ने को मिलती है। यह स्रोत सिकंदर के भारत अभियान का विवरण देते हैं। इन स्रोतों में हमें बताया गया है कि जब पोरस सिकंदर से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था तब उसकी सेना में सबसे आगे एक सैनिक था जो हिरैक्लिस की मूर्ति लेकर आगे चल रहा था। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ हिरैक्लिस भगवान कृष्ण को कहा गया है और संभवतः भगवान कृष्ण की यह मूर्ति एक प्रकार का ध्वज था जो पोरस की सेनाएं प्रयोग करती थीं। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो यहाँ भी कौटिल्य हमें बताते हैं कि युद्ध के समय सैनिकों को प्रतीक चिन्हों को उठाकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसे देखकर संपूर्ण सेना का मनोबल
बढ़ेगा। अभी तक हमने ध्वज एवं पताका के विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों को ही देखा, परंतु मौर्य काल के पश्चात हमें ध्वजों से संबंधित वास्तुकला के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। बारहूत के प्रसिद्ध मूर्तिकला में हमें एक सैनिक की प्रति मिलती है जिसने अपने हाथ में गरुड़ को ले रखा है। यह गरुड़ यहाँ एक प्रतीक चिन्ह है। इसके अतिरिक्त सांची में हमें त्रिरत्न ध्वज का संदर्भ प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न, बुद्ध, संघ एवं धम्म। इस त्रिरत्न को दर्शाने हेतु एक विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता था और इस चिन्ह का प्रयोग सांची में प्रतीक के रूप में भी किया गया है। गुप्त काल आते आते गरुड़ एक विशेष प्रतीक चिन्ह के रूप में विद्यमान हो गया था। विभिन्न गुप्त शासकों द्वारा प्रेषित किए गए सिक्कों में हमें गरुड़ ध्वज देखने को मिलता है। गरुड़ के अतिरिक्त गुप्त शासक घोड़े एवं अन्य प्रतीकों का प्रयोग भी करते थे। गुप्त काल के सिक्कों के अतिरिक्त अजंता चित्रकला में भी हम पताका एवं झंडे देख सकते हैं। यह झंडे लंबे एवं रंगीन होते थे, किंतु इन पर कोई विशेष चिन्ह देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में ध्वज एवं पताका का प्रयोग किया जाता था। अब आप यह प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने प्राचीन भारतीय सैन्य परंपरा के बारे में बात की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।